पहला सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर। सुप्रीम कोर्ट से नीचे आता है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स, जो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। हाई कोर्ट्स क्योंकि राज्य के अंदर होते हैं, राज्यों के हाई कोर्ट होते हैं, तो राज्यों के अंदर जिले हैं, तो जिलों की जिला अदालतें होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, जिनको सेशन सत्र न्यायालय भी बोलते हैं, सेशन कोर्ट भी बोलते हैं। इसके बाद सबसे निचली कैटेगरी में आती है आपकी तहसील लेवल की कोर्ट्स, जिनको निचली अदालत या लोअर कोर्ट बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी हमारी जो अदालत की, जो कानून की जो व्यवस्था है, ये एक ही कानून से बंधी हुई है, एक ही कानून के धागे से ये गूंथी हुई है। हर अदालत का कोई अलग अलग कानून नहीं है, इसीलिए अपील के थ्रू जो है आप ऊपर की अदालत में जाके अपने मामले को ले जा सकते हैं। तो हमारी जो भारत की न्याय व्यवस्था है, पहले ये एक इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, यानी कि ये किसी संस्था, डिपार्टमेंट या मंत्रालय के अधीन नहीं आती है। दूसरा, एक ही कानून सभी अदालतों पर चलता है, और यहाँ पर हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय सबसे सुप्रीम है, सबसे आखिरी, कहते हैं ना, अपील एप्लीकेशन अप्लाई करने की सबसे आखिरी कोर्ट यही है। तो मैं आपको लेके चलता हूं जी, सबसे पहले अंग्रेजों के समय में 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आया था। आई थिंक आपने पढ़ा होगा। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। उस समय इसका काम ये होता था कि कलकत्ता और उसके आसपास के क्षेत्रों के छोटे मोटे केस को सुनना, बस। ये जो आप तस्वीर में बिल्डिंग देख रहे हैं ना जी, ये वो सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी जो अंग्रेजों ने एस्टैब्लिश की, स्थापित की थी। ये बिल्डिंग आज भी है, आज ये कलकत्ता हाई कोर्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, मद्रास और बंबई में भी इन्होंने सन 1800 और 1823 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। आपको डेटे याद नहीं रखनी, बस ये सुन लो, ये नहीं को पूछेगा, पर मैं आपका बेस बना रहा हूं, पहले बेस से शुरू कर रहा हूं। उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट्स बनाना शुरू किया, आप देखो, उसको इन्होंने हाई कोर्ट्स बनाना शुरू किया। और क्या किया, सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता, मद्रास, बंबई में बनाए। बाद में इन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बेटर है कि हाई कोर्ट्स बनाया जाए, तो इन्होंने कलकत्ता, मद्रास, बंबई में क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय खत्म कर दिए और हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय बना दिए। आज का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो दिल्ली में स्थित है जी, ये कहां से आया, ये आया भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। ठीक है जी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की जो केंद्र की सबसे बड़ा केंद्रीय जो हमारा न्यायालय है, सबसे बड़ा, 1935 के अधिनियम द्वारा आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, उस समय तो कोई सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग थी नहीं, तो क्या हुआ, जो हमारे आज का जो हमारा पुराना संसद भवन है ना जी, पुराना, उसके एक चैम्बर हुआ करता था, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। वहां पर कुछ वर्ष सुप्रीम कोर्ट भारत का काम किया। उसके बाद वर्ष 1950 में सुप्रीम कोर्ट अपनी नई, जो एक्चुअल कह सकते हैं ना, स्वतंत्रता के बाद अगर मैं कहूं, क्योंकि ये समय तो स्वतंत्रता से पहले का था ना, स्वतंत्रता के बाद जो अस्तित्व में आया, उसकी जो पहली बैठक हुई, वो 1950 के अंदर हुई। ये है वो आज की नई सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, जो 1950 में बनकर तैयार हुई थी। ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कौन से भाग में आता है, कौन से अनुच्छेद में आता है, इसमें नहीं जाना आपने, इसमें नहीं फंसना आपने। ठीक है जी, अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा, ये हर एक के अनुच्छेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना क्या सोच के की गई थी? देखिए जी, जब सर्वोच्च न्यायालय भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का जब एस्टैब्लिश हुआ था, तो उसका काम सिर्फ इतना था, सिर्फ इतना, कि जो हमारा संविधान है, उसमें लिखे जो शब्द हैं, जो वाक्य हैं, जो जो लाइनें लिखी हैं, अगर कभी जरूरत पड़े तो उसकी व्याख्या करे, यानी कि संविधान की व्याख्या करना, यानी कि संविधान के एक्सप्लेनेशन देना, कि इस वर्ड का क्या मतलब है, इस पूरी लाइन का क्या मतलब, इस पैरे का क्या मतलब है, ये व्याख्या करना, ये उसको एक्सप्लेन करना, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का काम हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट का काम शुरू में केसेस सुनना का नहीं होता था। ये तो जब जनसंख्या लगी बढ़ने, तो महसूस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा कोर्ट भी होना चाहिए जो लास्ट, जहां पर अपील की जा सके, तो वो होना चाहिए कुछ सुप्रीम कोर्ट जैसा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो थे, फिर ये काम दिया गया कि भाई अब आप केस भी सुनोगे, तो यहां से जो है फिर सुप्रीम कोर्ट में केस सुनने का भी सिलसिला शुरू हुआ। तो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है तथा उनका संरक्षण करता है, ये उसका मुख्य काम है।
आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपके जो सर्वोच्च न्यायालय, इसमें न्यायाधीशों की जो वो कहते हैं ना उसको सैंक्शनड स्ट्रेंथ, उसको मुझे नाम भूल गया इसका, सैंक्शन को क्या बोलते हैं, किसको है ध्यान मेरे को, स्वीकृत, हाँ स्वीकृत कितनी अधिकतम जजों की संख्या है, वो है 34। सुप्रीम कोर्ट की 34 है, बाकी ये आगे पीछे की कहानी छोड़ दो, जो सामने लिखी है बस ये 34 जो हाईलाइट किया है ना, जिसको याद रखना कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में मैक्सिमम 34 जजों की कैपेसिटी सैंक्शनड है। सिर्फ 34 जज हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और ये 34 भी मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर। ये चीजें ना वेरी करती रहती हैं। तो आपसे मेरा ये अनुरोध रहेगा, एग्जाम से पहले इसको अपडेट कर लेना कि अभी वर्तमान में कितने हैं, 32 हैं, 33 हैं, जो भी है, ठीक है। पर 34 जो है ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की, ठीक है जी। आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है, वो देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है क्या, एक रूप प्रारूप देख लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। मैंने यहां पर शब्द लिखा ऑल इन वन, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ ही है, ठीक है। अब ये एक ऐसी संस्था जी जो किसी मंत्रालय के अंदर नहीं आती, इसका कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायालय न्यायालय का कोई मंत्री नहीं होता। तो ये एक हमारे देश के न्यायालय कुछ ऐसे हो गए जिसको बोलते हैं ना, आप अपनी मनमानी करना, मर्जी करना, कुछ उस टाइप के होने को चले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की क्या स्थिति है? सुप्रीम कोर्ट की स्थिति है कि ये सबसे बड़ी अपील करने की संस्था है। दूसरा, ये जितने भी कोर्ट केस वगैरह ये सब के होते हैं, इनका सारा रिकॉर्ड, सबूत, ये सारा सब चीज का रिकॉर्ड जो है वो इनके पास रहता है। साथ ही साथ मौलिक अधिकारों के ये रक्षक हैं और इनके संरक्षक भी हैं। और उसके बाद संविधान की अंतिम व्याख्या, फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट करती है। साथ ही साथ जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा करने की जो सर्वोच्च शक्ति है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। न्यायिक समीक्षा मतलब, मान लीजिए संसद ने कोई कानून बनाया, उसके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट कर दी, किसी ने मतलब विपक्ष ने कंप्लेंट कर दी कि देखो जी ये तो कानून तो संविधान का उल्लंघन करता है, ये है वो है फलाना है। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसको चेक करता है कि क्या सही में ये हमारे विधायकों द्वारा, जब विधायी शक्तियों द्वारा जो हमारी संसद द्वारा कानून पारित किया गया है, क्या ये संविधान से भी ऊपर, संविधान में वर्णित कानूनों से भी ऊपर चला गया है। तो उसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा करना, जुडिशियल रिव्यू करना। तो उसको रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सीट हम सब जानते हैं कहां है जी, दिल्ली में है, सामने लिखा है, बोलते ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की, हमारे सर्वोच्च न्यायालय की जो सीट है जहां पर लगती है कोर्ट, वो दिल्ली में है। इसका अनुच्छेद याद करने की कोई जरूरत नहीं है, या आपको मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है वैसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। दिल्ली में है। क्या दिल्ली से बाहर भी हो सकती है? हाँ हो सकती है। उसके लिए क्या करना होगा, तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनको राष्ट्रपति से पहले पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी कि मैं चाहता हूं कि जो अ, ये फलानी फलानी जगह है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट स्थापित की जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट की कोई ब्रांच खोली जाए अलग से, जैसे हाई कोर्ट्स की ब्रांचेस होती है ना अलग अलग जगह पर, वैसे होती है। अब इन महाशय न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? ये हमारे राष्ट्रपति जी की तस्वीर है जी। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। क्या राष्ट्रपति खुद चुनते हैं जाके? नहीं, राष्ट्रपति के पास तो एक पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किए हुए व्यक्तियों का आता है, राष्ट्रपति जी को तो सिर्फ सिग्नेचर मारने होते हैं। तो राष्ट्रपति जी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है जी। इसके आपने पढ़ना होगा तो अनुच्छेद 124 है, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि ये जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, ये किसी मंत्रालय, किसी विभाग, किसी संस्था के अंडर नहीं आता, ये अपने ही स्वतः ही स्वयंभू टाइप में है ये। तो इन्होंने क्या किया, महाशयों ने एक कोलिजियम प्रणाली सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बना ली। एक कोलिजियम प्रणाली सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बना ली। अब इस कोलिजियम सिस्टम का काम क्या होता था कि जितने भी न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति और इनका ट्रांसफर, स्थानांतरण हम करेंगे, हम देखेंगे किसको हाई कोर्ट से उठाकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, किस हाई कोर्ट के जज को किस हाई कोर्ट में भेजना है, किसका क्या करना है, वो हम करेंगे। यह निर्णय हमारा होगा, हमारे निर्णय में कोई टांग नहीं अड़ाएगा, ठीक है जी। तो ये कोलिजियम प्रणाली होती है। इस कोलेजियम प्रणाली का संसद के अधिनियम से कोई लेना देना नहीं, ना ही इसका संविधान में कोई प्रावधान है, ना ही संविधान में कुछ लिखा गया है, ना इसको संसद ने बनाया है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ही अपने तरीके से इसको सेट कर लिया है। अच्छा, ये आया कैसे? कोलिजियम प्रणाली सन 1998 से
भारत के अंदर चल रही है, भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें चल रही है। और इसका जन्म, इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 3 जजेस केस से हुई थी, 3 जजों के मामले के माध्यम से हुई थी। डिटेल में हमको नहीं जाना, हमारे लिए इतना ही बहुत है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो कोलिजियम सिस्टम होता है, इसका नेतृत्व जो कौन करता है, इसका लीडर कौन होता है? इसका लीडर होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, और इनके साथ 4 अन्य सबसे सीनियर मोस्ट वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो ये पांचों लोग एक बंद कमरे में बैठ कर डिसाइड करते हैं किसको कहां ट्रांसफर करना है जज को, किसको हाई कोर्ट का जज से निकाल के सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, या फिर कौन अगला भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। तो ये लोग खुद अपने बंद कमरे में बैठ के चाय पानी करते हैं और डिसाइड करते हैं, और फिर सरकार को फाइल भेज देते हैं, जी देखो। इसी चीज को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने एक एनजैक लाया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, इसको बोलते हैं एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। इसको आपने सिर्फ इतना याद रखना कि ये 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के तहत लाया गया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको चलने नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकृति नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट इतनी सियानी है, सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को खत्म करने के लिए था, क्योंकि इसमें कोलिजियम सिस्टम, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, कोलिजियम सिस्टम के अंदर बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है। और ये पूरे भारत देश के अंदर बड़े हास्यास्पद बात है, हंसी मजाक वाली बात हो गई है कि ये पूरे भारत देश के अंदर एक ऐसी सरकारी संस्था है जिसका संविधान में उल्लेख है, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल रखने वाला कोई नहीं है। ये खुद ही अपने माँ बाप बने हुए हैं और शिक्षा बांटते फिरते हैं। आज को तो ऐसे ऐसे लोग भर्ती हो गए हैं जज के रूप में। तो सरकार ने बोला कि हर विभाग, हर मंत्रालय, हर संस्था के अंदर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है, कोई माई बाप होता है, कोई नजर रखने वाला होता है, सुपरविजन करने वाला होता है, इस संस्था में भी होना चाहिए, तभी ट्रांसपेरेंसी होगी ना। तुम अंदर बंद कमरे बैठ के क्या क्या डिसाइड कर रहे हो किसको पता, सिर्फ फाइल पहुंचा देते हैं कि ये हो गया। तो जी इसमें क्या है, 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा केंद्र सरकार ने एनजैक की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट ने देखा अच्छा हमारी आजादी को काटा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही कोर्ट में अपना ही केस लगा लिया खुद से, अपनी ही कोर्ट में, अपनी सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का ही केस लगा लिया, खुद का केस खुद ही लगा लिया, किसी ने कुछ नहीं बोला था, खुद ही लगा लिया। और इस एन जैक को उन्होंने असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त करके साइड में कर दिया। पर इसका मतलब, अच्छा कारण क्या बताया कि भाई न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा है। अरे भैया न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब एनजैक सरकार लेके आई थी तो सरकार ने उसके अंदर भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी सदस्य बनाया हुआ था, इसमें भारत के प्रधानमंत्री भी थे, इसमें विपक्ष के लोग भी थे, इसमें और भी कई एक्सपर्ट्स थे। तो कहां से फिर इसको स्वतंत्रता काटेगी? ठीक है ना, जब किसी का अधिकार आप वापस लेते हैं ना तो थोड़ी सी तकलीफ तो होती है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट को हो गई तकलीफ, और सुप्रीम कोर्ट ने नारा दिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा है, और उसको असंवैधानिक करार दिया और साइड में कर दिया। मगर इसका मतलब ये नहीं कि एनजैक खत्म हो गया, आज भी एनजैक प्रेजेंट है। ठीक है, वो कानून नहीं बन पाया, कोलिजन खत्म नहीं हुआ, पर एनजैक अभी जिंदा है, वो है, वो सरकार लाएगी कभी ना कभी। आगे बात करते हैं न्यायाधीशों की योग्यता। आपको अगर न्यायाधीश बनना है तो जी ये योग्यताएं हैं, देख लेंगे सामने। पहले आपको भारत का नागरिक होना होगा, अगर आपको मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। दूसरा, आप किसी उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में 5 साल तक एज ए बीइंग ए जज रहे हो, या फिर और आप किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट की तरह आपने अच्छे से परफॉर्म किया है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके केस सक्सेस रेट अच्छा होना चाहिए, आपका मॉरल, आपका डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए, तभी आप जो है जजेस की नजरों में आते हैं। क्योंकि ये जो एडवोकेट होते हैं ना जी, ये कब सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, जब हाई कोर्ट के जज नाम रिकमेंड करके भेजेंगे, तो जान पहचान होना भी थोड़ा अच्छा होता है। ठीक है, तो 10 साल तक अगर आप एडवोकेट के रूप में रहते हो, बड़े फेमस हैं किसी हाई कोर्ट के अंदर, जरूरी नहीं कि एक ही हाई कोर्ट में, अलग अलग हाई कोर्ट्स में भी आपके हो सकता है, तो 10 साल का टेन्योर पूरा होना चाहिए, तो भी आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हो, या फिर आप 5 साल तक किसी हाई कोर्ट के अंदर जज के रूप में कार्य किया हो और आपका नाम रिकमेंड कर दिया जाए, तो भी आप जज बन सकते हैं। या फिर राष्ट्रपति की दृष्टि में आप प्रतिष्ठित न्यायवादी, या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में आप डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, यानी कि एक फेमस जुडिशियल पर्सन। ठीक है जी, साथ ही साथ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया कि एक जज, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की मिनिमम एज क्या है, कोई मिनिमम एज ऐसी मेंशन नहीं है।
और ना ही ऐसी हाई कोर्ट में कहीं मेंशन है। हाँ, रिटायरमेंट की जरूर है। तो न्यायाधीशों का कार्यकाल देख लें जी। तो न्यायाधीशों का कार्यकाल के बारे में संविधान में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन 65 वर्ष की आयु जो है वो फिक्स की गई है उच्च उच्चतम न्यायालय के जजों की, कि जब ये 65 वर्ष के हो जाएंगे तो ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे 65 ईयर्स, इतना याद रखना। अगर इनको छोड़ना हो, अपना पद छोड़ना हो, तो ये रिजाइन या त्याग पत्र किसको देंगे? ये देंगे जी राष्ट्रपति को लिखित रूप में। और यहां पे मैंने एक छोटी सी चीज लिख दी, आगे भी आएगी। 65 वर्ष है सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की, 62 ईयर्स 62 वर्ष उम्र है हाई कोर्ट के जज के रिटायर होने की। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे थोड़ा इस बात को। क्या सेवानिवृत्ति के बाद भी न्यायाधीश काम कर सकता है? कर सकता है, लेकिन कुछ पाबंदियां, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज जो रिटायर होते हैं उनको ये छूट नहीं होती है कि आप हाई कोर्ट में या किसी और कोर्ट में जाके वकालत करना शुरू कर दो, या कोई ऐसा काम करो जिससे जो आप जिस पोस्ट से रिटायर हो उसकी गरिमा से थोड़ा नीचे हो, ताकि सुप्रीम कोर्ट के जज की जो पोजीशन की जो गरिमा है वो बनी रहे। हाँ, आप ये कर सकते हो कि अगर भारत सरकार आपको किसी भारत की संस्था का अध्यक्ष बनाती है, वो आप बन सकते हो, ठीक है, उसमें कोई मनाही नहीं है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हमारा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, एनजीटी है, एनजीटी का जो चेयरमैन होते हैं वो रिटायर्ड जज हो सकते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं। तो वो पोजीशन जो गवर्नमेंट ने आपको ऑफर किया वो हायर लेवल की है, आपके रिटायर्ड पोजीशन से मैच करती है उसकी साख, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो हाई कोर्ट के जजों को थोड़ी सी इसमें सख्ती है। पहली चीज, हाई कोर्ट के जज किसी भी निचली अदालत में कोई भी एडवोकेसी का काम नहीं करेगा। दूसरा, वो जिस हाई कोर्ट से रिटायर हुआ है उस हाई कोर्ट में किसी तरह का भी रिटायरमेंट के बाद कोई काम नहीं करेगा। हाँ, वो कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको एडहॉक बेस पे या पार्ट टाइम बेस पे कभी जरूरत पड़ जाती है ना, एडहॉक बेस पर भी जजों की संख्या कम हो जाए तो काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो वो कर सकते हैं। लेकिन जिस हाई कोर्ट से आप रिटायर हो उस हाई कोर्ट में आप कभी कोई काम नहीं कर सकते आफ्टर रिटायरमेंट, या लोअर कोर्ट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर टिप्पणी दी जाती है कि जजेस की जो गरिमा है, पोजीशन की गरिमा, उसको ठेस पहुंचती है। तो जो कुछ मैंने बोला यहाँ लिखा हुआ है। क्या ये जो हमारे न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्या ये सरकार के सिस्टम के अंदर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे जस्टिस एस अब्दुल नजीर, ये हमारे उच्चतम न्यायालय के पहले के जज रहे हैं। इनको रिटायरमेंट के बाद गवर्नर बनाया गया आंध्र प्रदेश का। उसी तरह से बहुत सारे उदाहरण है, फातिमा बीवी, ठीक है, इनको तमिलनाडु का गवर्नर बनाया गया। ये पहली महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस फजल अली, इनका नाम आपने राज्य पुनर्गठन आयोग में सुना था, इनकी कमेटी थी फजल अली कमेटी। ये महाशय को भी जो है वो बनाया गया, पहले उड़ीसा में थे, फिर बाद में सर इनको असम में। क्वेश्चन है ना हाँ जी। सर, इसको लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य ना होने के बावजूद भी ये बन सकते हैं? हाँ हाँ, जो गवर्नर बनते हैं ना, राज्यपाल, वो किसी भी लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इन जनरल भी। ओके। हाँ जी। देखिए, जिस भी व्यक्ति को हम गवर्नर बनाते हैं ना जी, वो पहले, चाहे वो गवर्नर हो चाहे वो राष्ट्रपति हो, ठीक है, इनका पहला पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। जैसे 6 साल या 1 साल या 2 साल तक ये एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं होने चाहिए, कोई ऐसे व्यक्ति होने चाहिए एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं होने चाहिए। इनका ट्रैक रिकॉर्ड, इनका जो कामकाज का सिस्टम रहा हो, बिल्कुल साफ सुथरा रहा होना चाहिए, कोई कंप्लेंट या कोई करप्शन का सिस्टम नहीं रहा होना चाहिए इनका, कोई ऐसा दाग धब्बा ना लगा हो। तो ऐसे लोगों को ही अपॉइंट किया जाता है जो मेहनत करते हैं, ईमानदार हैं, जिनको नॉलेज है। ऐसे ही लोग राष्ट्रपति के पद के लिए, मतलब कि चुनाव के लिए चुने जाते हैं, रखे जाते हैं एज ए उम्मीदवार, और ऐसे ही व्यक्ति, ईमानदार व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ये बात ठीक है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहा है या व्यक्ति को राज्यपाल बना के भेजा जा रहा है, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो जुड़े ही होते हैं, लेकिन वो कुछ महीनों या कुछ एक सालों से एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं होते, वो कैमरे पे नहीं होते, ना ही वो सक्रिय राजनीति में नहीं होते हैं। उन लोगों को किया जा सकता है। अब ये तो जज है, ये तो किसी, इनका तो राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं,
तो इनको एज ए ऑनर कि इनको कानून व्यवस्था का पता है तो बना सकते हैं, क्योंकि ये तो जो केंद्र की सरकार होती है उसके हाथ में होता है, तो उस समय कौन किसकी सरकार है वो तब की बात है, वो बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं गवर्नर, पॉलिटिशियन भी गवर्नर बन सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो पिछले कुछ समय तक जो है सक्रिय राजनीति में ना रहे हों। जैसे आनंदीबेन है, आनंदीबेन पटेल शायद नाम है उनका, गुजरात की सीएम रही हैं वो, कुछ टाइम पहले गुजरात की सीएम रही, तो बाद में उनको उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया, क्योंकि आनंदीबेन ने सीएमशिप छोड़ के उसके बाद फिर वो जो उनका कार्यकाल पूरा सीएम छोड़ के वो नॉर्मल एज ए नॉट शी वाज नॉट इन एक्टिव पॉलिटिक्स, ठीक है, और बुजुर्ग महिला है, तो उनको फिर क्या है बीइंग अ रिस्पेक्ट, क्योंकि गवर्नर की पोस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पद है, एक रिस्पेक्टफुल पोस्ट है, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी एक दर्जा दिया जाता है कि हम आपका मान सम्मान करते हैं, आपकी सेवाओं का, हम आपको गवर्नर बना रहे हैं, तो उनका सारा रिकॉर्ड पहले चेक किया जाता है, उसके बाद ही वो चीज की जाती है। ठीक है जी। आगे है जजों को हटाने का। हाँ, जज भी हटाए जाते हैं, जज के हटाए जाने का भी कारण होते हैं। तो जो सर्वोच्च न्यायालय हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, ये राष्ट्रपति के आदेश से हटते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के आदेश से पहले संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा एक प्रस्ताव पारित होता है, वो पारित हो गया, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी द्वारा एक रेजोल्यूशन पास होता है, अगर दोनों हाउसेज से वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो राष्ट्रपति जो है वो रिमूवल कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब रिमूवल किस बेस पर होता है? रिमूवल बेस होता है सिद्ध दुर्व्यवहार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ऊपर, और एक करप्शन भी है जी कारण। अभी आपने पीछे सुना होगा जस्टिस वर्मा का कैश कांड हुआ था, जिसमें नोट जल गए थे उनके रखे हुए, बेचारों को बड़ा ही नुकसान हुआ। क्या हुआ उसमें? मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, मनमानी का उदाहरण क्या होता है। मैंने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है, जुडिशरी हमारी ऐसी संस्था जो किसी मंत्रालय के अंदर, किसी विभाग के अंदर, किसी मंत्री के अंदर भी नहीं आती, इंडिपेंडेंट है, अपनी मनमर्जी करती है। क्या किया उस जज का? कुछ नहीं, ट्रांसफर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए, खुद ही कमेटी बिठा दी है 4 बंद कमरे के अंदर अपने ही जज के खिलाफ। दिल्ली हाई कोर्ट के थे ना वो जस्टिस वर्मा, अपने जज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपनी जजों की कमेटी बिठा के डिसीजन ले लिया, रिपोर्ट दे दी, और किया क्या, उठा के उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया। होना क्या चाहिए था, उनको वो सस्पेंड करते सर्विसेज से, जांच बैठाते, प्रॉपर जांच होती, सीबीआई की जांच होती, पता तो चलता। लेकिन हुआ क्या, उल्टा, कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर यही किसी आम व्यक्ति या किसी मंत्री, किसी एमपी एमएलए के ऊपर होता तो जेल में तो जरूर जाता वो, कहीं ना कहीं फंसता जाके। ठीक है जी। तो ये चीजें बहुत सोचने वाली होती हैं कि जब आपके पास पावर होती है ना, तो आप एब्सोल्युटली उस पावर को फिर गलत मिसयूज करते हो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मिसयूज ऑफ पावर किया। यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ द लॉ या इक्वल बिहेवियर या इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ नहीं हुई। हम पढ़ते हैं ना जी फंडामेंटल राइट्स में, इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14, इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ कहां हुई भैया? उनका तो इंपीचमेंट होना चाहिए, निकालना चाहिए। बताओ भैया पैसा कहां से, अच्छा जज साहब बोले जी हमको पता ही नहीं, वाह जी वाह, इतना सारा पैसा तुम्हारे घर में पड़ा तुम्हें पता ही नहीं। वो जज जो इंसान की शक्ल देख के बता देते कि सच्चा है कि झूठा, उसको ये नहीं पता मेरे घर इतना सारा कैश पड़ा है। तो कुछ चीजें नहीं मैच करती। तो ये सारी चीजें, करप्शन भी एक कारण है इम्पीचमेंट का। तभी तो उसको महाभियोग का आजकल मामला चला है, जस्टिस वर्मा को हटाने का महाभियोग के, तो वो कौन करता है? वो संसद करती है, वो करेगी। ठीक है। तो ये दो चीजें लिखी है मैंने, एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, करप्शन भी एक कारण है। ऐसा भी एक कारण होता है कि अगर आप अपनी कोर्ट के जो फंड्स हैं उनका दुरुपयोग करते हैं तो भी आपके ऊपर गाज गिरेगी। ठीक है जी। और आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी कि आज तक उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का महाभियोग नहीं हुआ है। ठीक है जी, नहीं हुआ है। ये नहीं पढ़ना जी आपने, ठीक है, ये नहीं पढ़ने आपने। एडहॉक क्या होता है, कार्यवाहक, ये नहीं पूछेगा कोई आपको। अपनी इच्छा के लिए आप पढ़ सकते हैं, आपको मैं रोकता नहीं हूं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें सिर्फ इतना है, जब कभी भी मुख्य न्यायाधीश को यह लगे कि सुप्रीम कोर्ट का कामकाज सुचारू ढंग से चलाने में दिक्कत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का जो डेली का वर्किंग है उसको अच्छे से एफिशिएंटली करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, क्यों? क्योंकि जजेस कम है, तो टेम्परेरी पीरियड के लिए वो कुछ जजेस को हाई कोर्ट से अडॉक पर उठा लेते हैं, तो फॉर द टेम्परेरी पीरियड, या फिर कभी कभी रिटायर्ड जजेस को भी एक मौका दिया जाता है, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति से कंसल्ट करना पड़ता है। ठीक है जी।
राष्ट्रपति से कंसल्ट करना पड़ता है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि कई बार होता है ना, जैसे यहाँ लिखा है द चीफ जस्टिस अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटी, एक्टिंग चीफ जस्टिस भी बनते हैं। जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश है, वो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, छुट्टी पर है, एब्सेंट है टेम्परेरी, या फिर बीमार है, कुछ भी, तो एक एक्टिंग टेम्परेरी बेस पर जो है वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति होती है। तो ये चीजें आप थोड़ा अपने, मैंने बता दिया, इसमें कोई ज्यादा विशेष नहीं है। आज मैं इसकी ये हेडिंग्स यहाँ पर पढ़ के छोड़ रहा हूँ, इसको आगे चर्चा करेंगे अगली क्लास में। यहाँ पे बताया गया जी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्राधिकार। एरिया होता है ना जी, एरिया, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का एरिया पूरा भारत की बाउंड्री है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की और भी कई सारी चीजें, जैसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मूल न्यायाधिकार, ठीक है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि आप सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट में भी केस कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं कि हाई कोर्ट में पहले जाना है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा सकते हो। रिट जुरिस्डिक्शन, रिट जारी होती है जी, रिट कौन से अनुच्छेद में जारी होती है जी, जल्दी जल्दी। हाँ जी, रिट कौन से अनुच्छेद में जारी होती है? अच्छा, कौन से चैप्टर में पढ़ी है, कौन से चैप्टर में पढ़ी थी हमने रिट? पढ़ना चाहिए इसको जाके, बड़ी सिंपल सी चीज पूछी मैंने आपको, पेपर में आ जाएगी आपको। रिट है अनुच्छेद 32 के अंदर, मौलिक अधिकारों के अंदर, ठीक है। और अनुच्छेद 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति दी गई है 5 प्रकार की रिट जारी करने के लिए, जब कभी भी मौलिक अधिकार का हनन हो उस संबंधित व्यक्ति के प्रति। और यही रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को भी दी गई है कि वो भी रिट जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 226 के अंदर। ये दोनों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आए तो आएंगे पक्का। तीसरा है एपिलिएट जुरिस्डिक्शन, अपील के क्षेत्र, यानी कि अपील करके भी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो नीचे अदालत से, ठीक है। तो वो केस भी वो सुनती है जो अपील के माध्यम से आते हैं। सलाहकार क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, हमारे राष्ट्रपति जी को किसी कानूनी विषय के ऊपर को सलाह लेनी हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, ठीक है। तो वो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, बहुत सारे केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के केस, वो सारे का रिकॉर्ड आपको पूरा मिलेगा वहां पर, सारा रिकॉर्ड मिलेगा तरह तरह के कई कई दशकों के केसेस का। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 6, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो मैंने आपको पीछे बताया, न्यायिक समीक्षा के कानून संविधान के अनुसार है या नहीं, उस कानून की फिर न्यायिक समीक्षा की जाती है, कोर्ट उसको चेक करता है उसकी वैलिडिटी को, कोर्ट को सही लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो उसको खत्म कर देती है। तो ये जो है हम अपनी अगली क्लास में थोड़ा सा देखेंगे, इसमें ज्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं है, जो मैंने बोल दिया ना वही सब है, तो मैं आपका ज्यादा समय इस पर नहीं लूंगा, ठीक है जी। तो कक्षा को विराम देते हैं, प्रश्न है तो पूछ लीजिए। मैं आपको ये पीडीएफ दे देता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सर। थैंक यू।